ठीक है, चलिए तो हम यहाँ से समझना शुरू करते हैं कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है और ये कहाँ से आती है। यहाँ पर जिन जिन चीज़ों का यूज़ होगा ना, मैं उन चीज़ों को पहले यहाँ पर लिखा देता हूँ क्लियरली। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका जो पाथ है, ये किस पाथ को फॉलो कर रहा है, तो ये एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रहा है। सबसे पहली चीज़, इसमें दो वेलोसिटीज काम कर रही हैं। एक वेलोसिटी आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर काम कर रही है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर काम कर रही है, जिसको हम बोल सर सकते हैं इसमें पास का पता कैसे चलता है? किसका, पाथ का। यस सर। ये बेटा बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है। और ये पैराबोलिक कैसे होगा, अभी मैं यही प्रूफ कराने जा रहा हूँ। ठीक है, हम यहाँ पर एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का समझेंगे चीज़ को, कि ड्राइव होकर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री किसके बराबर आती है। तो वहां से हमें पता चलेगा कि जो हमारा ग्राफ है वो एक्स के ऊपर स्क्वायर टर्म के साथ डिपेंड कर रहा है, यानी कोऑर्डिनेट इक्वेशन बनेगी आपकी। और मैथमेटिक्स में अगर किसी की इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है उसे लीनियर बोलते हैं, उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है या लीनियर ग्राफ होता है। जिसकी डिग्री 2 होती है उसका ग्राफ पैराबोलिक होता है। जिसकी डिग्री 3 होती है उसका ग्राफ क्यूबिक होता है। तो हम यहाँ पर इसको पैराबोलिक प्रूफ करेंगे। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो वेलोसिटी है उसको हमने बोला यू एक्स। यू एक्स बराबर है यू कॉस थीटा के। और जिस वेलोसिटी से ये ऊपर की तरफ जा रहा है उसे बोलेंगे वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल एक्सिस की तरफ जो वेलोसिटी है वो है यू वाई। और यू वाई किसके बराबर है, वो है यू साइन थीटा के बराबर। उसी के साथ साथ हम बात करते हैं टाइम की। टाइम, टाइम बराबर होता है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट के। ये किसके बराबर होगा, उसको मान लीजिए आप अभी के लिए टी के बराबर मान लीजिए, स्मॉल टी। ठीक है ना, इतनी बात। तो अब मैं बात करता हूँ उसकी, एक एक करके दोनों एक्सिस की बात करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल पाथ की। हॉरिजॉन्टल पाथ, हॉरिजॉन्टल पाथ पर जो ये वाले हिस्से को कवर करेगा ना, ये वाले हिस्से को, तो यहाँ पर जो ये रेंज है, अभी आप इसको लिख लीजिए कि ये एक्स के बराबर है। तो यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ एक फार्मूला। डिस्टेंस बराबर किसकी होती है, आपने ये पढ़ा होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर होती है स्पीड के। अगर हॉरिजॉन्टल पाथ की बात कर रहे हैं तो हम जो डिस्टेंस लेंगे वो एक्स एक्सिस वाली होगी। टाइम कितना लिया जाएगा, जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा उसको आप मान लीजिए अभी के लिए टी इज इक्वल टू स्पीड। इस एक्सिस पे ले जाने के लिए जो स्पीड काम कर रही है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, वो कौन सी है आपकी, यू एक्स। और यू एक्स की वैल्यू कितनी है, यू कॉस थीटा। तो अगर मैं यहाँ से टी की वैल्यू निकालूंगा, टी किसके बराबर आ रहा है, यहाँ से आ जाएगा टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। इतनी बात सिर्फ समझ में आई आपके। यस सर। डेरिवेशन है ये, अगर कोई भी बात समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, साथ के साथ। ये आपका टी का वैल्यू आ गया। अब अगर मैं बात करता हूँ इसकी वर्टिकल एक्सिस की,
वर्टिकल पाथ, यानी कि ये वाई एक्सिस को ऊपर की तरफ जो जा रहा है, हम इसकी बात करेंगे। वर्टिकल पाथ का मतलब होता है, यहाँ लिख दीजिएगा वाई एक्सिस। अब जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली कम हो रही है। जब कम हो रही है, तो यहाँ पर जो चीज़ आपको गिवन है वो लिख लीजिए। आपने शुरू में ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ भेजा था, किस वेलोसिटी से भेजा था ऊपर की तरफ? यहाँ पर जो वेलोसिटी थी वो थी यू साइन थीटा। ऊपर जाकर एक मैक्सिमम हाइट पे जाके वो रुक जाएगा, यानी कि वो जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा तो वी कितना हो जाएगा? 0। टाइम कितना लग रहा है? यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में टाइम लग रहा है उसको टी। मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में टाइम लगता है टी बाई हाफ लगता है वैसे तो, लेकिन हम अभी क्या मान रहे हैं उसको? टी टाइम। तो यहाँ पर आप अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हो, तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है इस केस में वो होगी माइनस का जी। अब एक इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो बोलती है एस इज इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपकी थर्ड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इस इक्वेशन का मैं यहाँ पर यूज करूंगा, अप्लाई कीजिए। जो मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा वो होगी डिस्प्लेसमेंट, उसको मैं बोलूंगा एच, या अभी के लिए आप इसको एच ना मानकर वाई मान लो। वाई एक्सिस पर जो मूव कर रहा है वो कितना किस स्पीड से कर रहा है? वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। यू कितना है? यू जो है ऊपर जाने वाली स्पीड है, और उसकी वैल्यू कितनी है? यू साइन थीटा। तो यहाँ पर आप लिखिएगा यू साइन थीटा इंटू टी। टी की वैल्यू अभी आपने यहाँ निकाली है, कितनी आई थी इधर से? टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, प्लस की जगह प्लस, हाफ की जगह हाफ। ये जो एक्सेलरेशन है इसको मैं लिखूंगा माइनस जी। माइनस जी लिखने का रीजन क्या है कि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं। जब भी हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जाते हैं ना, तो हम जी की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं, और जब ग्रेविटी के साथ जाते हैं तो जी की वैल्यू पॉजिटिव ली जाती है। और यहाँ पर टाइम की वैल्यू रख दीजिए। टाइम किसके बराबर है यहाँ से? इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ इसको फर्दर सॉल्व करना है। देखिए, इस u से ये u कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपकी इक्वेशन है y, वो बराबर आएगी साइन अपॉन कॉस होता है टेन, तो हो जाएगा x टेन थीटा। यहाँ आ जाएगा माइनस, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो हमारी इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन में आपको ऑब्जर्व करना है ये वाला पॉइंट, ये जो एक्स की पावर टू, ये एक्स की पावर टू बता रही है। अगर हम इन सब चीज़ों को कांस्टेंट मान लें, तो यहाँ पर जो आपका y है वो प्रोपोर्शनल आ जाएगा एक्स स्क्वायर के। और जब भी y एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आता है, तो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा मैथमेटिक्स में, तो इसका जो ग्राफ होता है वो होता है पैराबोलिक। अब आपको आपके आंसर का जवाब मिला। ये हमारा पूरा डेरिवेशन है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का। ठीक है, ये रहा, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ।
जो हमने कल 3 चीज़ें पढ़ी थी उनको कैसे निकालते हैं, आपको ये फार्मूले याद रखने पड़ेंगे इनके। और मैंने देखो याद करने से बेहतर है आपको ड्राइव करना सिखाया है इसको, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप इसको ड्राइव ही करें। टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम होता है जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हवा में फेंकते हैं किसी यू वेलोसिटी के साथ, थीटा एंगल के साथ। तो मैंने इसको ऊपर की तरफ फेंका, ये ऑब्जेक्ट आपका जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, और जब तक ये ग्राउंड पर नहीं आएगा, इसमें जो टाइम लगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में, मान लो ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, ऐसे ऐसे जो टाइम लगेगा उसी टाइम को बोला जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। कल मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट के 2 पार्ट किए थे, आप 20 से इसको 2 हिस्से कर दीजिएगा। इसको बोलते हैं टाइम ऑफ असेंडिंग, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंडिंग। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका टी ए हो जाएगा, ये आपका टी डी हो जाएगा। और यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जितना टाइम टी ए में लगेगा उतना ही टाइम टी डी में भी लगेगा, और ये दोनों के दोनों फ्लाइट टाइम का हाफ होते हैं। जितना टाइम टोटल लगता है उसको नीचे आने में, ऊपर जाने में उसका हाफ लगेगा। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से समझते हैं इसका डेरिवेशन टाइम ऑफ फ्लाइट का। मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंका, ऑब्जेक्ट यहाँ तक आया, किस वेलोसिटी से फेंका, वेलोसिटी यू से। किस एंगल से फेंका, थीटा एंगल से। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऊपर गया, लौट के वहीं आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वाई एक्सिस के अलॉन्ग, बताइए कितना हुआ। 1 मिनट, आप रुक जाइए 2 मिनट। ठीक है, अंशिका है बेटा आप यहाँ पर? अच्छा देखिए, ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर फेंका, लौट के ऑब्जेक्ट वहीं आ गया, तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आएगी वो आएगी 0। उसी के साथ ऑब्जेक्ट को जो ऊपर वेलोसिटी लेके जा रही है वो आपकी वर्टिकल वेलोसिटी है, जिसकी वैल्यू है यू साइन थीटा। तो अगर मैं यहाँ लिखूंगा यू वाई, उसकी वैल्यू है यू साइन थीटा। जब आप ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ भेज रहे हैं तो एक्सेलरेशन कितना होगा इस केस में, माइनस जी। और टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम लगेगा टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ मैं लिखता हूँ यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलती है कि एस इज इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको क्या करना है, वैल्यूज डाल देनी है। तो ये जो एस है, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, ऑब्जेक्ट यहाँ से चला लौट के वहीं आ गया, तो आपका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, दोनों के दोनों सेम है, इसलिए एस की वैल्यू हो जाएगी 0। ये जो वेलोसिटी है यू, ये यू वाई है, और यू वाई की वैल्यू कितनी आपने लिखी है, यू साइन थीटा। टाइम कितना लग रहा है यहाँ पर, टोटल टाइम लग रहा है टी एफ। प्लस की जगह प्लस, हाफ की जगह हाफ, एक्सेलरेशन की जगह लिखूंगा माइनस का जी, इनटू टाइम का हो जाएगा टी एफ का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपकी फाइनल इक्वेशन बनेगी यू साइन थीटा टी एफ माइनस जी टी एफ का स्क्वायर अपॉन 2। इस माइनस को ले जाऊंगा उठा के इधर, तो ये हो जाएगा जी टी एफ स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी एफ। अब एक टी एफ का स्क्वायर है और एक तरफ टी एफ है, तो इस टी एफ से आप एक तरफ का स्क्वायर कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक है ना, आपके पास बचेगा क्या,
फिलहाल तो जगह नहीं बची। आपके पास बचेगा टी एफ जी अपॉन टू इज इक्वल टू यू साइन थीटा। तो यहाँ से अगर मैं टू को इधर ले जाऊँ, जी को नीचे ले आऊँ, तो यहाँ जो इक्वेशन बनेगी मैं इधर लिख देता हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला आ जाएगा आपका यू टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ये फार्मूला आपको एज इट इज क्वेश्चन में पुट करना होता है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होता है, टू यू साइन थीटा अपॉन जी। इतनी बात क्लियर है आपको? डेफिनेशन लिखाई है सबसे पहले हमने इसकी, उसके बाद में हमने यहाँ पर डायग्राम से समझा है कि टी ए क्या होता है और टी डी क्या होता है। फिर हमने टी एफ की वैल्यू निकाली। तो टी एफ की वैल्यू जो निकाली है मैंने, उसके लिए मैंने डेरिवेशन किया है ये पूरा। अब आपका जो फाइनल आंसर आया है वो यहाँ जगह नहीं थी, तो मैंने उसको इधर की तरफ लिख दिया है, यहाँ पर डबल करके लिख देता हूँ, इधर की साइड लिख दिया है मैंने उसको, ताकि आपको ये याद रहे। तो हम दूसरे नंबर पर जो डेरिवेशन समझेंगे वो इसका समझेंगे कि मैक्सिमम हाइट एक प्रोजेक्टाइल कितनी अचीव कर पाता है। और मैक्सिमम हाइट को हमने पीछे डिनोट किया था किससे, कैपिटल एस से। ठीक है ना? तो यहाँ पर पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अगर आप एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो वो कितनी हाइट अचीव करेगा, इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस अचीव बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसको ग्राफिकली समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ से फेंका किसी वेलोसिटी के साथ, ऑब्जेक्ट जाएगा ऐसे ऐसे, ऑब्जेक्ट को आपने फेंका ऐसे, ऑब्जेक्ट यहाँ तक आ गया। किस वेलोसिटी से फेंका था आपने? आपने फेंका था किसी यू वेलोसिटी से। कितना एंगल बन रहा था इस प्लेन के साथ? थीटा एंगल बन रहा था। तो इस प्लेन से कितनी हाइट तक ये जा रहा है, यही हमारी मैक्सिमम हाइट होती है। अब ये नहीं है कि हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से मैक्सिमम यहाँ तक गया, प्लेन ये था। तो इस प्लेन से यहाँ तक की जो हाइट है, इसे मैं डार्क से बना देता हूँ, रेड वाले को यहाँ लिख देता हूँ। ये जो हाइट है, ये हाइट उसने अचीव की है। तो मैं देखिए इस चीज़ को नॉर्मली एक लीनियर फॉर्म में बनाता हूँ। ऑब्जेक्ट जब ऊपर जा रहा है यहाँ से, तो कितनी स्पीड के साथ जा रहा है, यू साइन थीटा स्पीड के साथ। यहाँ तक जब आ जाएगा ऑब्जेक्ट आपका, तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी जा करके, उसकी जो वेलोसिटी है इस पॉइंट पर जीरो हो जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा, ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ डी एक्सेलरेट करेगी। आपने जितनी भी वेलोसिटी के साथ उसको भेजा होगा, उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज करती रहेगी, और इस पॉइंट पर आकर वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। अब इस पॉइंट तक आने के लिए, इस पॉइंट तक आने के लिए उसको कितना टाइम लगा। तो अगर टाइम की बात करते हैं, टाइम जो लगेगा यहाँ तक आने में, उसका वो टोटल टाइम का हाफ लगेगा, यानी कि टी एफ का हाफ। मैं यहाँ पर इसको एक और इक्वेशन से यूज करता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर वी लिया है, और वी आपका या तो फर्स्ट इक्वेशन में होता है या थर्ड इक्वेशन में होता है, सेकंड इक्वेशन में नहीं होता। एक ये आपने वैल्यू ली है, मैक्सिमम कितनी हाइट अचीव कर रहा है वो, एच हाइट अचीव कर रहा है। और आपका ऑब्जेक्ट अभी भी ना अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। तो जी की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, माइनस जी। अब यहाँ पर आप अप्लाई कीजिए, और आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमसे बोलती है कि जो वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, वो इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के प्लस टू इंटू ए इंटू एस के बराबर होता है। अब यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी है, फाइनली तो वो जीरो हो जाना है। तो जीरो हो जाएगा तो जीरो का स्क्वायर लिखूंगा इज इक्वल टू यू। यू कितना था जब ऊपर भेजा था आपने, उसकी वैल्यू थी यू
साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी जो कि माइनस का जी है, और एस की वैल्यू कितनी है मैक्सिमम एच। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला बनेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 GH इज इक्वल टू 0। अब मैं इस माइनस की टर्म को ले जाता हूँ उठाकर इधर, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 2GH इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मुझे निकालनी थी एच, तो एच की वैल्यू कितनी आएगी, वो आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। यही आपका सेकंड फार्मूला है जो आपको याद रखना है, और इसको मैंने आपको याद करने के लिए डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिखा है, हमने इनको ड्राइव किया है। हमने टाइम ऑफ फ्लाइट को ड्राइव किया था, हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को ड्राइव किया था, और अब हमने हाइट को भी ड्राइव किया है। ठीक है ना। और हमारा जो टॉपिक है थर्ड वाला, वो है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज को हमने किससे दिखाया, आर से। हॉरिजॉन्टल रेंज जो होती है वो एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है जिसको प्रोजेक्टाइल टाइम के या प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान एक प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट कवर करता है। ऑब्जेक्ट मैंने बताया था जब भी आप फेंकोगे तो वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी अपनी पोजीशन चेंज करता है, और वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी अपनी पोजीशन को चेंज करता है। ऑब्जेक्ट आपने फेंका यहाँ से, तो ऑब्जेक्ट इस तरीके का मोशन बनाएगा। तो ऑब्जेक्ट ने यहाँ से जो यहाँ तक की डिस्टेंस कवर की है, उसको मैंने यहाँ येलो कलर से पेंट करा है। ये डिस्टेंस, ये कहलाती है इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। क्या कहलाती है इसकी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और हम इसको डिनोट करते हैं आर से, तो इसका नाम एक और हो जाता है रेंज, कि कितनी रेंज तक आप फेंक सकते हो। जैसे जॉलिन होता है, जॉलिन थ्रो में, जॉलिन थ्रो की भी बात होती है, तो यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत काम करता है। यहाँ पर आपको देखिएगा कि आप अगर एक पर्टिकुलर एंगल पर फेंकेंगे तभी जाकर के आपके उतनी ही एनर्जी पर मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। ये जो होती है ना जॉलिन फेंकनी होती है, अभी हमने पदक जीता था, सेकंड आए थे हम ओलंपिक के अंदर, तो उसमें जो जॉलिन थ्रो की जाती है वो कोशिश करते हैं कि हम जो जॉलिन थ्रो करें तो एंगल जो बने वो 45 डिग्री का बने, क्योंकि ये प्रैक्टिकली भी अप्लीकेबल है। 45 डिग्री पर जो आपकी रेंज आती है वो मैक्सिमम आती है। अगर आप उतनी ही वेलोसिटी के लिए एंगल बढ़ा या घटा देंगे तो उसकी रेंज दोनों ही केसेस में कम हो जाती है, बढ़ाएंगे तब भी, घटाएंगे तब भी। हाइट पे भेजने का कोई फ़ायदा है नहीं। ऐसे ही क्रिकेटर जब क्रिकेट खेलते हैं तो वो शॉट को कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके हम बाउंड्री के अंदर पहुंचा दें सिक्स के लिए। अब कोई प्लेयर होता है वो ऊंचे छक्के मारता है, तो बहुत ऊंचे मारने के चक्कर में क्या होता है, बाउंड्री से पहले ही वो कैच हो जाता है, जबकि उतनी ही एनर्जी अगर वो एक पर्टिकुलर एंगल पर लगाता तो वो सिक्स हो जाता है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर समझना है कि कितने एंगल पर हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करें ताकि वो मैक्सिमम हाइट अचीव कर सके। तो यहाँ हम रेंज में ही समझेंगे इस चीज़ को कि कितने एंगल पर भेजना चाहिए। तो रेंज को आपने आर से दिखाया है, ऊपर वाली को वाई से दिखाया है, ये हमारा एक्स भी होता है तो जब आपने ऑब्जेक्ट फेंका, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी यू, यू थी वेलोसिटी, यहाँ एंगल था थीटा। उसी के साथ इधर की तरफ जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की है, रेड वाले से दिखाई है मैंने, वो है यू कॉस थीटा। और ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक जो आएगा, टाइम तो उतना ही लेगा जितना यहाँ से यहाँ तक आने में ले रहा है। ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तो हम भेज ही नहीं रहे, हम ऑब्जेक्ट को एक्चुअल में यहाँ से भेज रहे हैं, तो टाइम जो लेगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर लेगा। तो अगर मुझे यहाँ से निकालना है कि इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी, हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हॉरिजॉन्टल रेंज एक्चुअल में एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है
स्पीड इंटू टाइम। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, और टाइम कौन सा, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमने अभी इसको लिख लिया है, u cos थीटा है। हॉरिजॉन्टल रेंज को क्या दिखाया है आपने, r। r बराबर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वैल्यू है u cos थीटा इंटू टी एफ। टी एफ की वैल्यू आपने 2 स्लाइड पहले निकाली थी, पीछे जाकर देखते हैं कितनी आई थी, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो यहाँ से ये आएगा u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब r को r रहने दीजिए, इसको मैं सही करके लिख लेता हूँ। u को u से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, u स्क्वायर। इस 2 को पहले ले लीजिए, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे आ जाएगा जी। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी होती है। कौन सी आइडेंटिटी होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो साइन 2 थीटा होता है वो बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपने पढ़ी होंगी तो उसमें देखा होगा इसको, और अगर नहीं देखा तो मैंने यहाँ साइड में लिखा दिया। अब इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, रेंज का फार्मूला वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये आपका रेंज का फार्मूला आ गया। ठीक है, इसको अब आप ऑब्जर्व कर लीजिए एक बार। तो जो भी हमने इस क्लास में आज की में पढ़ा है, हम उसकी बात करते हैं समरी की। पहले नंबर पर हमने पढ़ा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ठीक है, ये बराबर आई थी y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे कॉस स्क्वायर था ना, उस कॉस स्क्वायर को ऊपर ले लूंगा तो वो सेक स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन 2u स्क्वायर, और एक जी था, जी यहाँ पर था। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गई थी। सबसे पहली इक्वेशन हमने ये ड्राइव की थी। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए ये कई बार ड्राइव करने को आ जाता है। सेकंड नंबर पर हमने पढ़ा टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको आप किससे दिखाते हैं, टी एफ से। तो आपको जो टी एफ है वो किसके बराबर आया, टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर आया, अभी हमने लिखा है पीछे कितना आया था, मैक्सिमम हाइट को हमने दिखाया था एच से, और एच बराबर आया था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये हमारा तीसरा डेरिवेशन का फार्मूला था। अब हम चलते हैं लास्ट वाले पर।
होती है हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज। जिसको हमने आर से दिखाया था। तो आर का फॉर्मूला कितना आया था, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यही आया था। ये हमारा फोर्थ फार्मूला है। तो हमने आज जो पढ़ा है, कल हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। इसीलिए आप ये फार्मूले कल जब आए, कल की क्लास में आपको एक टिप पर होने चाहिए फार्मूले। मैं आपसे पूछूं एक बार और आप मुझे पूछते ही बता दें कि सर ये फार्मूला ये वाला होता है। बता पाएंगी? यस सर। कोशिश करिएगा। ठीक है, इतना टिपिकल नहीं है, हो जाएगा आसानी से। इसका मैं correction कर देता हूँ, ठीक है? इतना क्लियर है ना जो आज मैंने पढ़ाया आपको, डेरिवेशन जो कराए सारे? यस सर। ठीक। तो ये समरी है आप लोगों के लिए फॉर माई ऑल यूट्यूब व्यूवर्स। इसको अगर आप टिप पर रखेंगे, तो इसको टिप पर रखने से पता है क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहला फ़ायदा तो ये होगा कि क्वेश्चन इससे सिर्फ और सिर्फ फार्मूला पुटिंग आता है। दूसरी चीज़, आपके नंबर इजीली आप गेन कर लेंगे, इसमें ज़्यादा एफर्ट भी नहीं डालना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अगली क्लास से पहले। थैंक यू।